लिया क्या पढ़ाएंगे सर? कंक्रीट कास्टिंग मेथड। तो आज जो हम चैप्टर चलेंगे वो है कंक्रीट कास्टिंग मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जानना ये कि जो अभी हम लोग मेथड खत्म किए हैं कौन सा चैप्टर था वो? सिंगल कास्टिंग मेथड। वो सब उसी से अटैच था, चाहे टेंडर पढ़े हो चाहे रिकन्सिलेशन पढ़े, ठीक है ना। तो जो मेथड्स पढ़े कास्ट निकालने के लिए कौन सा मेथड पढ़ा गया है? सिंगल यूनिट कास्टिंग मेथड। तो जैसा कि बताया गया था शुरुआत में भी चैप्टर फंडामेंटल पढ़ाया जा रहा था कि जब भी किसी भी कास्ट अकाउंट क्या होता है जिसमें कास्ट निकाली जाती है तो उससे बहुत सारे मेथड्स हैं, एक मेथड नहीं है। तो उसमें बताया गया था सिंगल यूनिट कास्टिंग मेथड बताया गया था, कंक्रीट कास्टिंग मेथड बताया गया था, प्रोसेस कास्टिंग मेथड बताया गया था, ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड बताया गया था, स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड बताया गया था, कास्ट वर्स कॉन्ट्रैक्ट मेथड बताया गया था, मल्टीपल कास्टिंग मेथड बताया गया था, जॉब कास्टिंग मेथड है, दुनिया भर के मेथड्स है, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है? लागत निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस मेथड का यूज कहाँ पर होता है? कास्ट निकालने में किया जाता है। लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, उसके हिसाब से कौन सा मेथड लगाया जाएगा ये जानना होता है। तो अभी सिंगल यूनिट कास्टिंग मेथड जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या बताया था, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो है सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया था, एक ही टाइप का प्रोडक्ट तैयार किया था, वहाँ पर उस मेथड को इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट तैयार किए होंगे वहाँ पर हम लोग उस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई एक साइज़ का होगा, एक आकार प्रकार का होगा, एक रंग रूप का होगा, एक ही वजन का होगा, वहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? सिंगल यूनिट कास्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंक्रीट कास्टिंग मेथड की। ये मेथड कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो कुछ पढ़ गया हो तो बताओ उसको। सर यहाँ पे किसी इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। अच्छा, ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होता है। और कुछ हो कंक्रीट कास्टिंग मेथड की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में जो पढ़े हो जो जानते हो वही बताओ कि कब इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको। जेड देखो, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड, कॉन्ट्रैक्ट जानते हो किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? ठीक है। अच्छा, सर ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ वही बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ठेका वो कहते हैं, ठेका कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं। तो ठेका लेना या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कि दूसरे व्यक्ति को एक प्रस्ताव देता है कि हमको ये सामान तैयार करना है, तैयार कर दोगे क्या? सामने वाला कहेगा हाँ तैयार कर देंगे। कितने रुपया लोगे? इतने रुपया लेंगे। कितने दिन में पूरा कर दोगे? इतने रुपये पूरा दिन में पूरा कर देंगे। तो इसका मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्य को देता है, किसी काम को करने को देता है, तो उसका प्राइस तय किया जाता है, उसका दिन तय किया जाता है। ये जो समझौता किया जाता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। ठेका बोलेंगे, ठेका लिया गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके जो मेथड्स है इस मेथड में, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब क्या हो जाएगा? यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए में उस काम को करके देगा, तो उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे। जाहिर सी बात है, हम कोई काम आपका करेंगे तो उसके बदले हम कितना आपसे लेंगे तो पहले ही बता देंगे हम आपको, तो उस प्राइस को क्या बोलाता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलाता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अक्सर बेशतर इस मेथड को कहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको जानना है। देखो, किसी भी कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट में, जैसे बिल्डिंग बनाने वाली कोई संस्था हो, पुल बनाने वाली संस्था हो, बांध बनाने वाली संस्था हो, रोड बनाने वाली संस्था हो, रेलवे लाइन बिछाने वाली संस्था हो, ये सब किसी मैन्युफैक्चरिंग किसी उसमें कंस्ट्रक्शन में लगी हुई हो, मैन्युफैक्चरिंग में किसमें? कंस्ट्रक्शन में लगी हुई हो। अभी मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग पढ़ रहे थे तो सिंगल कास्टिंग चल रहा था, और हम लोग बात करेंगे इसकी अब कंस्ट्रक्शन की, निर्माण की, कि अगर कोई चीज़ निर्मित की जा रही है, कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो बिल्डिंग है, बांध है, सड़क है और रेलवे ट्रैक्स है, ये सब बिछाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस मेथड को? कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें यही होता है कि हम इस बिल्डिंग को 25 लाख में बनवा करके आपको दे देंगे। सड़क जो है
देख लेते हैं कि कितने मीटर का आपको देना है ठेका, उतने मीटर का आपको मैं वैल्यू बता दूंगा कि कितने रुपये में हम आपको बना करके तैयार करके दे देंगे। तो जो तैयार किया था प्राइस, जो रेडी करके देने को तैयार होते हैं, वो जो प्राइस होगी वही क्या कराएगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कराएगी। तो जितना भी निकलता है नगर पालिका से हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, जो निकलता है कि भाई हमको सड़क बनाना है, पुल बनाना है, बंधा बनाना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट से निकलती हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ठेकेदार जो हैं ठेका लेते ही हैं, वो बताते हैं कि हम आपको 6 महीने के अंदर या 9 महीने के अंदर इतने रुपये में ये काम करके हम आपको दे देंगे। उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्टर जानना चाहता होगा कि मेरे से प्रॉफिट होगी, लॉस होगी, तो अपने वहाँ रिकॉर्ड बनाता होगा, कुछ न कुछ रिकॉर्ड रखता होगा, ताकि हमको पता चल सके कि किसी भी काम को करने में कितने रुपये कास्ट आएगी, कितना रुपये मिलेगा, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। क्लियर है। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग निकालने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड उसे कहते हैं। तो जहाँ पर भी कोई चीज़ निर्माण की जाती होगी, कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन की जाती होगी, कोई चीज़ बनाई जाती होगी, वहाँ पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये वचन देता होगा, ये बात उसके सामने रखता होगा कि हम इस काम को इतने दिन के अंदर इतने रुपये में बना करके आपको तैयार करके दे देंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड नाम जानते हैं। ठीक है। तो आप बुक की लैंग्वेज में देख लो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले लिखा गया यहाँ पर मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। देखो लिखा गया इसमें, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कास्टिंग मेथड। मतलब एक स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है, मकान बनाने का, गली या नाली नाला बनाने का, सड़क बनवाने का, रेल ट्रैक, मतलब कोई स्पेसिफिक कार्य, पुल बनाने का, बांध बनाने का, कोई एक कार्य दिया जा रहा है। ये नहीं कि हम बना के रखे हुए उसको ले जाना। अभी जो हम लोग सिंगल कास्टिंग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, आप एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, वो जनरल प्रोडक्ट है, कोई भी उसको खरीद सकता है, लेकिन आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो वो आप किसी को देते हैं और वो दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए हामी भरता है। ठीक है ना। देखें लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कास्टिंग मेथड वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर और कॉन्ट्रैक्टिव। सिंपल समझने की बात, यानी किसी के ऑर्डर पर होता है या किसी की स्पेसिफिकेशन पर होता है या जो उसकी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के हिसाब से उस काम को किया जाता है। तो कोई व्यक्ति होगा जिसकी ज़रूरत होगी वो हमारे पास लेके काम आएगा, हम उसे काम अंजाम देंगे, उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है ना। In fact, contract casting is that method of casting which is applied in those organizations where various contract of repetitive nature is taken. Contract is a work or job of a large size which continue in one or more than one accounting year. देखो जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जरूरी नहीं कि वो एक अकाउंटिंग ईयर में हो ही पाएगा। कोई ज़रूरी है क्या कि हम कोई काम स्टार्ट करें तो एक ही अकाउंटिंग 12 महीने में हो जाएगा। जैसे पुल जो होता है, पुल कभी कभी 4-4 साल 5-5 साल लगता है पुल बनाने में। ठीक है। सड़क ही ये जो चल रही है, अभी सड़क बन रही है, ये तो हमेशा से बनती आ रही है, आज से बन रही है सड़क। लेकिन क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इनको कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाता है। एक ठेका स्क्वायर मीटर या मीटर के हिसाब से दिया जाता है, या किलोमीटर के साथ दिया जाता है कि आपको 200, 400, 500 किलोमीटर का आपको बनाना है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उस एरिया का होगा, वो बनाएगा। ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी काम करने जा रहे हैं, वो जो काम आपको मिला हुआ है ज़रूरी नहीं कि वो एक ही अकाउंटिंग ईयर में हो पाएगा, वो हो सकता है कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में भी हो। तो इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है पुल। तो पुल एक साल में नहीं तैयार होता है, पुल बनाने में 2 साल, 3 साल, 4 साल जितना भी लग सकता है। कितनी बार तो सब पीढ़ियाँ बदल जाती है। नहीं ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं ऐसा ठीक है। काफी हुआ हमारे बंदा बना है, बुलाए थे आए थे जबकि मुख्यमंत्री तब पास हुआ था, जो भी अपना नाम नहीं कर रहा है। नहीं तो पिता उसी कर रहा है, समाजवादी कर रहा है, वही कह रहे हैं। हाँ जी। तो पूछते नहीं गुजरती हैं, पूछते का मतलब जानते हो हम लोग खत्म हो जाएगा, पीढ़ी बदल जाती है। लेकिन 4 साल 5 साल का मतलब रहता है, 4-5 साल में मैक्सिमम कोई भी पुल हो, स्टेडियम हो, ठीक है ना, बन जाता है। नहीं राइट है, उसके पास राइट है, कहने का राइट है। आइए देखें लिखा है कि यहाँ पर आगे कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो अलग अलग अकाउंट रखना पड़ता है। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ
तो हो सकता है कि हमने ठेका लिया हुआ है, तो एक जगह थोड़ा ठेका मिलता है। जैसे मुझको गली ही बनवानी है, इंटरलॉकिंग करवानी है, तो छितरपुरा और होगा, छतरपुरा का होगा, लक्ष्मीपुरा का होगा, सब अलग अलग एरिया का होगा। तो मुझको अगर कॉन्ट्रैक्ट पता, अपनी कास्ट पता करनी है कि हर एक कास्ट कितनी आ रही है, तो हर एक के लिए अलग अलग मुझको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि फला एरिया के लिए कितनी कास्ट आ रही है या फला एरिया कितनी कास्ट आ रही है, तो सबके लिए अलग अलग। वही बता रही है यहाँ पर कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रखा जाएगा, वो जितना अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उसके लिए सेपरेट अकाउंट रखा जाएगा। जितनी बिल्डिंग बनवाएंगे उतनी बिल्डिंग का अलग होगा, जितना पुल बनाएंगे उतने पुल के लिए अलग होगा, जितने बांध बनवाएंगे उसके लिए, मतलब जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो ये सब थोड़ी नहीं कि आपके पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट है उसी में अपनी जिंदगी गुजर जाएगी। आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेते रहते हैं और साल भर में कोई पूरा भी होता है, कोई नहीं पूरा हो पाता है, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में खत्म हो जाता है। अब सब आगे तो बताऊँगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग लगाएंगे उसमें एक होगा फुल्ली और एक होगा पार्सली, यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि हो गया होगा, ये तो अधूरा होगा जो 2 साल 3 साल पूरा होगा। तो बताया गया यहाँ पर कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्टर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग इज, अब देखो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग का, तो बता रहा है टू डिटरमाइन द टोटल कास्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कास्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग तो जो मेन मेथड मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कास्ट क्या है। और वही हम लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे सिंगल कास्टिंग में कि कोई प्रोडक्ट तैयार करके उसकी टोटल कास्ट क्या रही और कास्ट पर यूनिट क्या रही थी। यहाँ पर भी सबसे पहले बताया गया कि टोटल कास्ट क्या है, तो लिखा गया टू डिटरमाइन द टोटल कास्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। तो इससे पहले चीज़ बताई गई कि कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कास्ट क्या आएगी, और दूसरी चीज़ बताई गई है कि इसमें कितनी प्रॉफिट होगी और कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो 2 चीज़ों के लिए डिटरमाइन किया जाता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग के लिए 2 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या हुआ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए टोटल कास्ट क्या आएगी और उसकी प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा, 2 चीज़ें। अब आते हैं इसके फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ये कौन कौन से इस तरह से कह सकते हो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम जान जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग है ये, ठीक है ना। सबसे पहले बताया गया यहाँ पर द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट विच इज सेपरेट फ्रॉम द वर्क प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले इसमें एक वर्ड बताऊँ उसको, कॉन्ट्रैक्टर किसको कहते हैं और कॉन्ट्रैक्टिंग किसको कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टिंग, सर जो काम करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर, और जो देता है कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं। उल्टा तो बता दी, उल्टा बता दिया, उनका बता दिया। हाँ वही बात, कॉन्ट्रैक्टर ये उल्टा हो गया है। हाँ। ये जो हमारे पास है पट्टेदार है, ये क्या है, पट्टेदार, और उसको बोलते हैं लोग हैं पट्टा दाता। ना डिटेल में नहीं गए अभी, ठीक है। हाँ ये देखो कॉन्ट्रैक्टर है बाबू, अभी आया तो बात मत करो। वो सब कुछ उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या हो गया, पट्टेदार, और कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब पट्टा देता। जो पट्टा देता है यानी जो मालिक है, जो ओनर है, उसको क्या बोलते हैं लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग। और जो पट्टा लेता है उसको क्या बोलते हैं, पट्टेदार बोलते हैं उसको। पता नहीं पट्टेदार है ये, पट्टेदार मतलब रिश्तेदार नहीं, यहाँ पट्टेदारी में आता है, हमारे रिश्तेदारी में आता है पट्टेदार बोलते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्डिंग यूज़ की गई है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टिंग, इसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या होता है ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर बोले तो क्या हो जाएगा, ठेकेदार। क्या होता है, ठेकेदार। और कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकादाता, जो ठेका को देता है, ध्यान दे बात को, ठीक है ना। तो इसको मैं उसको वर्ड में देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ठेकादाता क्या है, ठेका दाता, ये क्या है, ठेकेदार। ठेकेदार है ये। इसको तुम ज़्यादा समझो, ठेकेदार और ठेकादाता को। तो ठेकेदार मतलब जो ठेका लेता है, और ठेकेदाता मतलब जो ठेका देता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, और उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया फीचर में कि द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट विच इज सेपरेट फ्रॉम द वर्क प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। देखो
मैं ठेकेदार हूँ, तो मैं अपनी जगह पर इसको इस्तेमाल बना कर नहीं देता हूँ, बल्कि मैं जो है वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर आपको चीज़ बना के देनी है। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो क्या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर में घर बनाएगा, उसके बाद वहाँ पर किराया से रखवाएगा क्या? नहीं। जहाँ पर आपका पुल बनेगा, जहाँ पर आपकी बिल्डिंग बनेगी, जहाँ पर आपका बांध बनेगा, जहाँ पर आपकी सड़कें बनेंगी, जहाँ पर आप ड्राइव बिछा रहे होंगे, आपको साइट पे जाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं लोग हैं? साइट। क्या बोलते हैं उसको? साइट बुलाता है। साइट पर जाना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह पर उसको बना करके नहीं ले जाएगा, आपको उसी जगह पर जा करके बनाना पड़ेगा। ध्यान देने की बात को, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात वही बताई गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह पर उसको तैयार नहीं कर सकता है। जैसे अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे सिंगल कास्टिंग में, हम कहाँ तैयार करते थे? अपनी फैक्ट्री में तैयार करते थे, उसके बाद हम आपको सप्लाई करते थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग की जो आवश्यकता जहाँ पर होगी वहीं पर जाना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं साइट, यानी साइट पर जाकर एक काम करना पड़ेगा, उसको अपने वहाँ तैयार नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन लिखा गया द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट विच इज सेपरेट फ्रॉम द वर्क प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा बताया गया कि अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑफ ए लार्ज साइज विच मे बी कंप्लीटेड इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। करें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, जो 1 साल से ज़्यादा अवधि में बन तैयार हो। तो इसका मतलब 2 तरह का कह सकते हो। ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाए, 9 महीने में, 10 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में तैयार भी हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाए, ठीक है ना। तो ये होता है कि ज़्यादातर मांग से रहता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लार्ज टाइप का होता है, बड़ा टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा भी लग सकता है। नेक्स्ट बताया गया ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेपरेट यूनिट फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन। करें कि कास्ट को डिटरमाइन करने के लिए, लागत को निर्धारित करने के लिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग यूनिट माना गया है। तो और अभी हमने बताया कि जो रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो जितने भी आपने अलग अलग जगह पर आप काम करा रहे होंगे, हर एक जगह के लिए अलग अलग कास्ट का रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि आपको हर जगह कास्ट का रिकॉर्ड अलग पता चले और कास्ट एंड प्रॉफिट अलग पता चले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है वो कॉन्ट्रैक्टी के इंस्ट्रक्शन पर किया जाता है, यानी कि अगर जिसने हमको काम दिया है उसके अनुरूप हमको चलना पड़ता है। वो जिस तरह से चाहता होगा, जिस तरह से बनवाया होगा नक्शा अपना, उसी पर हमको ओके करना होगा, उसी पर काम करना होगा। मतलब अपना दिमाग उसमें कुछ नहीं लगाना कि इससे बेहतर जो हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टी चाहता होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी। In other words, due consideration is given to the instruction size, color from the design etc. as desired by the contractor। चाहे वो साइज की बात हो, चाहे कलर की बात हो, चाहे डिजाइन की बात हो, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा उस हिसाब से हम उसको काम करके दे देंगे। तो चाहे नगर पालिका हो, चाहे महापालिका हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो काम करना होता है वो इंजीनियर को या जो ठेकेदार होते हैं उनको दे देती है कि देखो भाई यही बनाना है, इस तरह का चाहिए, ये चाहिए, तो सारे काम जो है वो कर देगा। मतलब हम हमारे साथ चलेगा, वो अपने साथ नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम जो उसको डिज़ाइन देंगे, जो कलर देंगे या जो साइज़ देंगे, उसी साइज़ में, उसी कलर में और उसी डिज़ाइन में उसको तैयार करके देना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट की एक विशेषता है, ठीक है ना, एक फीचर है। आगे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाता है उसके लिए एक अलग से कंसिडरेशन होता है, प्रतिफल होता है। यानी कोई मैं काम करूंगा तो फ्री में काम करूंगा क्या, मैं उस बदले में पैसा लूंगा, जो मैं पैसा आपसे तय किया हूँ मैं इतना पैसा लूंगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करते हैं। अभी बताया गया था कि मैं कोई मकान बनाऊंगा, मैं कहूँगा नहीं मैं 27 लाख में लूँगा, मैं सब पहले देख लिया हूँ कि क्या चाहिए आपको, कितना रूम है, कितना किचन है, कितना पिलर है, कितना डीलर है, सब कुछ देखूंगा, मैं अपना जोड़ घटा लूँगा। मेरे पास इतना तजर्बा है, पुराना अनुभव कि कितना मटेरियल लगता है इसमें, कितनी मजदूरी लगेगी, कितना अदर एक्सपेंसेस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों को क्या होंगी, पता होंगी, ठीक है ना। कि ये सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग पता करके उसको बता देंगे कि कितने रुपये हम आपसे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कि कॉन्ट्रैक्ट इज डन फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आगे बताया गया द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड इन इंस्टॉलमेंट which is done after the work completed has been certified. The work is certified by the engineer, valuer, expert or architect of the contracting. देखो जो भी काम किया जाता है उसका पैसा पहले आपको नहीं मिलता है,
जैसे जैसे आप काम कराते जाओगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा, यानी किस्तों में मिलता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है पैसा। अगर रोड के कॉन्ट्रैक्टर हो आप तो ये मत समझना कि पहले पैसा मिलेगा बाद में हम काम कराएंगे। पहले काम कराओ, उसके बाद हमारा इंजीनियर या आर्किटेक्चर जाएगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड वर्क। क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड वर्क सर्टिफिकेट। हमारा इंजीनियर या हमारा आर्किटेक्चर जो है हमको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ काम बढ़िया हुआ है या किस क्वालिटी का, उसके हिसाब से हम आपको पैसा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पैसा मिलता है आपको किस्तों में मिलता है, जितना सर्टिफाइड वर्क होगा उतने हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखते हो कि बड़े बड़े ठेकेदार जो होते हैं वो सब जो है, हुकूमत जब बदलती है तो बड़ा पैसा लेने में दिक्कत होती है। अभी मान के चलो कि भाजपा की हुकूमत है, अब इस भाजपा की हुकूमत में मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अब आगे सपा की हुकूमत, तो पैसा लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस मंत्री उसके जो भी होंगे अब सब बदल गए ना, तो अपना काम देखेंगे, कितना पैसा दिया गया, कितना दिया गया, सब पुराना खाता भाई खोलेंगे, फिर उनका भी कमीशन का होगा, क्योंकि जो हर मंत्री बैठेगा तो कमीशन तो लेगा ही लेगा। पहले मंत्री को मैं पैसा दे चुका हूँ, जो कमीशन का बनता रहा होगा ऊपर दे चुका हूँ, अब दूसरा मंत्री बैठा तो वो भी मांग रहा है, तो पैसा कुछ निकलवाना है, करोड़ करोड़ फंसा हुआ है, तो उसको भी कमीशन देना पड़ेगा। ये सारी औपचारिकता है उसमें पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये है इंस्टॉलमेंट का मामला है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे को निकाला आता है, इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट बताए गए हैं जिसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो मोटी मोटी चीज़ समझने एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। काम जो है कॉन्ट्रैक्टी के अनुरूप होगा, कॉन्ट्रैक्टी की जगह पर जाकर के होगा, यानी साइट पर होगा। कॉन्ट्रैक्टी का जो कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्टी उसको इंस्टॉलमेंट में करेगा। इंस्टॉलमेंट कैसे देगा? जब तक उसका काम सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा तब तक नहीं देगा। सर्टिफाइड कौन करेगा? उसका अपना आदमी जाएगा, चाहे उसको वैल्यूअर करो, चाहे उसको इंजीनियर करो, चाहे उसका आर्किटेक्चर करो, वो जाकर के उसको माल मटेरियल ले करके सर्टिफिकेशन देगा कि हाँ सही है, तभी पैसा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें जाननी है। अगर इस तरह की वेराइटीज होंगी समझ जाना कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो 1 साल में पूरा नहीं होता है, कई साल में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे सबकी लागत भी अलग अलग रखी जाती होगी ताकि सबका अलग अलग प्रॉफिट भी पता चलता है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब के सब उसके फीचर्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी विशेषताएं हैं, उसके लक्षण हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेजर के बारे में। चलो लेजर बहुत सारा बनाना रहता है, तो हम लोग बनाएंगे भी, आगे देखेंगे उसको। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, उसको तैयार कैसे किया जाएगा, प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में जानना है। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें, जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाएंगे तो इसको 2 तरफ देखेंगे। एक हो जाएगा हमारे पास पार्शियली और दूसरा हो जाएगा क्या, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट। पार्शियली और फुल्ली, अगर पार्शियली होगा तो मतलब क्या होगा, यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर में वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, पार्शियली हो पाएगा। हो सकता है कि जो काम आपने स्टार्ट किया है वो 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, चलता रहता है, 7 साल चलता रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, फुल्ली कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि वो उसी टाइम में पूरा हो गया, जिस फाइनेंशियल ईयर में चालू किया गया उसी फाइनेंशियल ईयर में चालू हो गया। हम चालू की मांग चलोगे 1 अगस्त को, और पता चला कि दिसंबर में या फरवरी जनवरी में खत्म हो गया, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही अंदर वो खत्म हो गया, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, 9 महीने में खत्म हो गया। तो उसको बोलेंगे फुल्ली कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरे क्या बोलेंगे, अंशतः, यानी पार्शियली कॉन्ट्रैक्टर, अंशतः उसको ठेका बोला जाता है, ठीक है, अंशतः ठेका और पूर्णतः ठेका। तो लगाने का तरीका होगा, इसको 2 तरह से देखा जाएगा। अगर फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैसे लगाया जाएगा, और पार्शियली होगा तो कैसे लगाया जाएगा, फुल्ली और पार्शियली। तो इसमें जो खाते बता रहे थे यहाँ पर कौन कौन से खाते बनते हैं, इसमें खाता जो बनेगा तुम लोग कौन कौन से खाता बन सकता है। सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल का भी रखेगा आपका, रॉ मटेरियल का। उसके अलावा तुम लोगों का जो रहेगा प्लांट वगैरह भी लगता है उसमें, देखो मटेरियल लगता है, प्लांट भी आपके पास रहते हैं। बाकी तुम लोग लेबर भी कह सकते हो, इसमें लेबर का भी डिटेल्स में रखना पड़ेगा, लेबर की शीट बनती है बाकायदा, ठीक है। तुम हैं और अदर एक्सपेंसेस, देखो रॉ मटेरियल, प्लांट, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और
अदर प्लेसेस। यही तुम लोग अलग अलग लेजर बना के रखना पड़ता होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं पर भी आप काम करोगे, वहाँ पर जाओगे तो आपको मटेरियल लगना ही लगना है। आप वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लांट का यूज़ करोगे ही करोगे, वहाँ पर आप लेबर का चार्ज देंगे ही दोगे, आपके जो भी वहाँ पर डायरेक्ट खर्चा होगा या इनडायरेक्ट खर्चा होगा वो सारे खर्चा आप रखेंगे ही रखेंगे। ये सारे रिकॉर्डिंग करेंगे ही करेंगे, उसको बकायदा उसको दर्ज कराया जाएगा, लिखवाया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कराएगा आपका लेजर बोले जाएंगे, अलग अलग लेजर से। अब जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो अलग लेजर नहीं खोलना है आपको सिर्फ एक खाता खोलना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या खोला रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे खर्चों को लिखेंगे, सारे इनकम को लिखेंगे, प्रॉफिट आपको पता चल जाएगी। लेकिन आपको जानना है कि पार्शियली है या फुल्ली है। अगर फुल्ली है तो उसी साल आपको हिसाब किताब पता चल जाएगा। अगर फुल्ली है तो उसी साल आपको हिसाब किताब पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और अगर पार्शियली है तब तो दिक्कत की बात है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया है और मान के चलो कि अभी 70% 80% काम हुआ है और 20-25% रह गया है, तो उसका क्या तरीका होगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम इतना बड़ा था कि अभी सिर्फ और सिर्फ पूरे काम का 20% हुआ है, अभी 80% हुआ ही नहीं है, तो प्रॉफिट कितनी रखी जाएगी? 20% में काम किया हो ना, तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना, प्रॉफिट कितनी रखी जाएगी। ये सारी बातें जो हम लोग है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे हम लोग? AS 7 बताया गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 7 में बताया गया है कि कितनी प्रॉफिट दी जाएगी। क्या हुआ? पंखा चालू करना है मशवरा करके, पंखा चालू कर दे। हाँ चालू कर दो, अबे बंद कर दे। और क्या कहता बंद कर दे, चल बंद कर दे बंद कर दे तब कह दे तो क्या डिस्टर्ब कर रहे थे। अरे बंद करने का तू भी बंद कर दिया। अरे ये ना यही चालू कराया था। तो तुम मैंने मशवरा किए। हाँ इसको थोड़ी चालू मशवरा करा, चालू किए, करा लिया। ये खुद ही मशवरा देने लगा। सही बात है, हाई कोर्ट चलो यार कागज बन रहा हो, तुमको बोलना कुछ नहीं। हाँ ये देखिए सभी लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो रखा जाएगा वो अगर 1 साल में होगा तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तो 1 साल के अंदर कितना खर्चा हुआ, कितना बचा और कितना हमारे पास पैसा मिला और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ वो तुरंत निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। लेकिन दिक्कत किसमें आएगी? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से अधिक अवधि चला जाएगा, 1.5 साल 2 साल 3 साल जब चला जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। तो यहाँ पर जो चैप्टर नाम ही रखा है बकायदा लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। और इसमें तुम लोग एक अलग से थ्योरी पूछता है कि अगर आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोले तो पार्शियली वाला, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपूर्ण ठेका अगर होगा तो उस ठेके में प्रॉफिट कैसे निर्धारित की जाती है, क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको तो बताऊंगा कि कितना परसेंट होगा तो प्रॉफिट नहीं होगी, कितने परसेंट कितने बड़ा प्रॉफिट कुछ होगी, कितने परसेंट कितने तक प्रॉफिट कुछ और होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देखो यहाँ पर नाम ले सकते हो, जैसे हो सकता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो VT का है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? VT कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वहाँ का काम करा रहे हैं। अगर आप करा रहे हो मिर्जादीपुरा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मिर्जादीपुरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जगह का नाम लिखिए, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा आप लिए हुए हैं कि जगह जगह है, तो आपको जगह अगर गली नंबर पे होगा तो आप गली नंबर पे लिख सकते हो किस गली का काम करा रहे हो, ठीक है ना। अगर किसी एरिया का जैसे है, आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप वाराणसी में करा रहे हो तो लिखोगे वाराणसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इलाहाबाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब ऐसे अपनी जानकारी के लिए। तो जितने भी जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, हमने बताया कि हर जगह का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग बनाया जाता है, हर जगह का, ताकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको फुल डिटेल मिल जाए कि उस पर कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुई है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसलिए हर एक कॉन्ट्रैक्ट के पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करता है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। यहाँ पर नाम लिखा जाएगा बकायदा, तो चाहे मोहल्ले के हिसाब से होगा, चाहे शहर के हिसाब से होगा, ठीक है ना, या कोई और अगर कोई इंडिकेटर होगा आपका, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, तो उसके लिए अलग से आप रजिस्टर बना कर रखे होंगे, रजिस्टर पर रखे होंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 कहाँ का है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 कहाँ का है। तो जो चाहो अपने आसानी के लिए रखना है, मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग रहेगा, चाहे वो किसी के नाम से रखोगे। तो कभी कभी रहेगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 या कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, ठीक है ना। तो जो भी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर लिखा जाएगा यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3, या फिर नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, जिस मोहल्ले का, जिस एरिया का, जिस शहर का होगा उस शहर का नाम दिया जाएगा। तो बनाया जाएगा, तो उसको कैसे बनाया जाएगा, तो और उसमें दिखाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, बिल्कुल सिंपल था, यही लेक्चर लगोगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
फुल्ली कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं कंप्लीट, और इसको पार्शियली को इनकम्प्लीट। अब पूर्ण ठेका और पूर्ण ठेका, इसको लिख देता हूं हिंदी में ताकि तुम लोग पता चल जाए। ये क्या है आपका अपूर्ण ठेका। ठेका, और ये क्या है पूर्ण ठेका। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, या इसको पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर आपका होगा तो ये क्या करेंगे, देखो इधर ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड रहेगा, ठीक है ना। मुद्दा खानी है इसका, यहाँ पे क्या रहेगा टू वेजेस, वेजेस लेबर, टू प्लांट, डायरेक्टर एक्सपेंसेस, टू प्लांट, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना एनफ है मेन समझने के लिए। अब इधर क्या आएगा उसको समझने ध्यान से। ये जो मटेरियल हमने इस्तेमाल अगर किया होगा तो यहाँ पर अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा गया होगा तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक देना पड़ेगा। अगर मटेरियल कंज्यूम ले लियो तब तो क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ में, फिर समझो। यहाँ पर मैं वर्ड क्या लिखा हूँ, मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखा हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि 1 लाख का मटेरियल खरीदे हो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 10,000 का मटेरियल बच गया तो इस्तेमाल कितने का हुआ इस पर? 90। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 90,000 गया तो क्लोजिंग लिखने की जरूरत है क्या? लेकिन अगर मैं लिखता हूँ मटेरियल परचेज 1 लाख रुपया और अभी भी 10,000 का बचा हुआ है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 10,000, तभी जाकर सही होगा। या तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ 90,000, या इसको लिखता हूँ 1 लाख, इधर लिखूँगा 10,000 रुपया। बस में आ रही है? तो क्वेश्चन सिचुएशन के हिसाब से क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन हमको। उसके अलावा लेबर में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लांट की बात करता हूँ, प्लांट तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई प्लांट गया तो क्या प्लांट पूरा खत्म हो जाता है क्या? जैसे मान के चलो डांट लगाने वाली मशीन ही है जो मसाला वसाला फेंटती है, तो क्या वो एक ही जगह जाती है तो काम खत्म होता है उसका? अरे पता नहीं कितनी जगह इस्तेमाल होगी एक बार आगे। तो मैं जो मशीनरी भेजा हूँ उसकी कीमत है 1 लाख रुपया, तो क्या पूरा 1 लाख खर्चा हो गया? नहीं, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। यानी प्लांट 1 लाख का था तो मान लिया कि 20% इस पर हरा लग जाएगा। चलो ठीक है, 20% हरा लग जाएगा तो 1 लाख का 20% घटा तो कितना बचेगा? 80,000। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 लाख, यहाँ पर कितना लिखूंगा 80,000। तो सही मायने में लागत कितनी लगी? 20,000 लगी। तो उसको दो तरफ देखा सकते हैं, या तो यहाँ पर लिखो प्लांट 1 लाख, यहाँ पर देखो 80,000, या उसका सीधे दिखा दो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000।